Department of Physics in Government Engineering College, Bharatpur. So, in last class, we discussed the general phenomena and postulates of quantum mechanics. Is it clear to you? Any problem or anything which you want me to again explain from this point? कोई ऐसी लाइन हो जो आपको समझ नहीं आई हो और आप दोबारा पूछना चाहते हो? Is the whole point clear to you? बच्चों, व्हाट्सएप से भी आपका कोई मैसेज नहीं आया, कोई अलग से भी कोई मैसेज नहीं आया, तो यू वांट टू से समथिंग या आगे चलें? से समथिंग. Okay, then we will proceed further. Today we will discuss about Schrödinger equation. बच्चों, अभी तक जो प्रॉपर्टीज अपन करके आए वो प्रॉपर्टी जो है वो शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस में जनरली पूछी जाती है. अलग अलग तरह के क्वेश्चन बनते हैं, पेपर आप लोगों के पास हैं, आप लोग देख सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं, जैसा चाहें वो कर सकते हैं. और अगर आप लोग कहोगे तो अपन जो है वो उनको जब अपना कोर्स हो जाएगा, जैसे सेकंड चैप्टर चल रहा है, इसके बाद जब नेक्स्ट चैप्टर चलेगा उसके बाद अपन इसको डिस्कस भी कर सकते हैं. फर्स्ट जो है अपन जो लॉन्ग आंसर वाले क्वेश्चन आते हैं 20 मार्क्स के, 13 मार्क्स के, इस बार से क्वेश्चन क्या हुआ, 20 मार्क्स के न आके 13 मार्क्स के आएंगे. सबसे ज्यादा मार्क्स जो होंगे, पिछली बार तक तो क्या रहता था, पिछली बार मतलब बिफोर लास्ट ईयर बड़े क्वेश्चन जो आते थे वो 20 मार्क्स के आते थे. अभी तुम्हारा पिछली मिड टर्म का वो पिछला जो सेमेस्टर है उसका एग्जाम नहीं हुआ है, अदरवाइज उसका एग्जाम हो जाएगा. तो भी उसमें ये रहेगा, जो बड़े क्वेश्चन होंगे, बिग आंसर जो क्वेश्चंस होंगे, उनमें 13 मार्क्स का जो है सबसे बड़ा क्वेश्चन आएगा. और 13 मार्क्स के जो क्वेश्चन होंगे उसमें आपको 13 मार्क्स के अकॉर्डिंग ये आपको आंसर देना है. जैसे सपोज आपसे टॉपिक कोई भी पूछा जाएगा तो सिंगल टॉपिक में आपको सबको डिफाइन करना है. अपने यहाँ पर श्रोडिंगर इक्वेशन टॉपिक में है, तो श्रोडिंगर इक्वेशन जो टॉपिक में है और टॉप सॉरी श्रोडिंगर इक्वेशन जो सिलेबस में है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ श्रोडिंगर इक्वेशन. One is time dependent Schrodinger equation and another is time independent Schrodinger equation. And there is also one application of Schrodinger equation in our course. तो अपने यहाँ तीन चीजें हैं और तीनों जो है एक बिग आंसर, एक आप ये कह सकते हैं कि 13 मार्क्स के क्वेश्चन के रूप में तीन क्वेश्चन बनते हैं अपने ये. ठीक है, तो सबसे पहले श्रोडिंगर इक्वेशन को आप जनरलाइज रूप में देखते हैं. उसके बाद जो है हम यहाँ आगे आकर जो है जब आप जनरलाइज के रूप में देख लेंगे तो हम वन डायमेंशनल श्रोडिंगर इक्वेशन करेंगे. मतलब श्रोडिंगर इक्वेशन करेंगे टाइम डिपेंडेंट और देन टाइम इंडिपेंडेंट. ये चीज बहुत ध्यान रखने वाली बात है कि व्हाट इज टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन एंड व्हाट इज टाइम इंडिपेंडेंट. वैसे कॉपियों में देखा क्या जाता है कि जब आपसे पूछा जाता है कि व्हाट इज टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन, देन आप क्या करते हो कि टाइम इंडिपेंडेंट लिख देते हो. जब टाइम इंडिपेंडेंट पूछा जाता है तब टाइम डिपेंडेंट लिख देते हो. पास्ट प्रैक्टिस में ऐसा ही रहा है, तो कोशिश करें. और ये ऐसा नहीं है केवल अपने यहाँ ही रहा है, और बाकी यूनिवर्सिटी में भी ऐसा ही रहता है. तो क्योंकि ये चीजें अपने लिए नई है, इसलिए जनरली जो है गड़बड़ हो जाती हैं. तो अपन श्रोडिंगर इक्वेशन चलें. जैसे अपन क्लासिकल मैकेनिक्स में इक्वेशन लेके चलते थे, लॉज लेके चलते थे, वो तो न्यूटन लॉज लेके चलते थे. और इक्वेशन लेके चलते थे वो न्यूटन से इक्वेशन लेके चलते थे. उनका एक पर्टिकुलर अपन ने पैटर्न बना रखा था, तीन तरह से अपन उनको निकाल सकते थे. और हमने ये कहा था कि तीन इक्वेशन बनाई थी और हमने कहा कि तीन इक्वेशन हो गई, v इक्वल टू यू प्लस ए टी और s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as. हमने उसको इस तरह से तीन इक्वेशन दे दी और दीज थ्री इक्वेशन आर कॉल्ड न्यूटन्स इक्वेशन. अब यहाँ क्या होगा, न्यूटन्स इक्वेशन अपने काम में नहीं आएगी बिकॉज दैट आर दी सेपरेट पार्ट ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स.
and in this chapter we are discussing about quantum mechanics. तो क्वांटम मैकेनिक्स में जो इक्वेशन बनेगी जिसको अपन काम में लेंगे हमेशा, दैट इक्वेशन इज कॉल्ड श्रोडिंगर इक्वेशन। तो श्रोडिंगर इक्वेशन में अपन इसको चालू करना है, और आप चाहें तो इसको बाद में वर्ड टू वर्ड पढ़ के भी देख सकते हैं। जो अपन चालू कर रहे हैं कहीं ना कहीं वही कॉन्सेप्ट इसमें लिखा है। तो आप श्रोडिंगर इक्वेशन में बेसिकली होता क्या है, श्रोडिंगर इक्वेशन जो है वो डी ब्रॉगली, आपने को ये बताया गया है कि पार्टिकल के साथ जो है हमेशा एक वेव एसोसिएटेड होगी, और वो वेव जो है वो मैटर वेव कहलाएगी। ठीक है, श्रोडिंगर अपन बात कर रहे हैं। श्रोडिंगर इक्वेशन तो जो बाद में आएगी उस इक्वेशन को अपन नाम देंगे श्रोडिंगर इक्वेशन। लेकिन जैसा कि अपन प्रीवियस स्टडी करके आए हैं उसमें हम ये कह के आए हैं कि पार्टिकल के साथ हमेशा एक वेव एसोसिएटेड होती है, एंड वेव इज कॉल्ड मैटर वेव। और मैटर वेव की जो वेवलेंथ रहती है दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय डी ब्रॉगली wavelength formula, which is equal to lambda equal to h upon p, and by putting the value of p we can say that it is equivalent to h upon mv, where m is mass of particle, v is velocity of particle, and lambda is wavelength of, oh sorry, once again I am repeating, m is mass, if m is mass of particle and v is velocity of particle, then the wave associated with the particle, which is called matter wave, wavelength of that matter wave is represented by lambda, and it is equal to h upon mv, where h is Planck constant। और हमने कहा आगे जाके हमने इसको h की जगह h क्रॉस से भी कई जगह डिफाइन किया है, वेयर h क्रॉस इज इक्वल टू h अपॉन mv। और हम जो है मैथमेटिकल टर्म कम करने के लिए हम इसको वैल्यू पुट कर रहे हैं। बाकी जो है h क्रॉस की जब अपने को वैल्यू रखनी होगी, मान लीजिए कोई मैथ्स का न्यूमेरिकल आता है, देन वी कैन आल्सो पुट h क्रॉस इक्वल टू h अपॉन 2 पाई, where h is Planck constant whose value is 6.6 into 10 to the power minus 34, and value of pi is equal to 2.14, either 2.14 or 2 upon 7, whatever it is। just a minute। तो आप क्या कह रहे हैं कि यहाँ जो वेव फंक्शन आप काम में ले रहे हैं, दैट वेव फंक्शन जो आप काम में ले रहे हैं, जस्ट मिनट, स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ बच्चों। मैं स्क्रीन में कुछ प्रॉब्लम आ रही थी तो वापस स्क्रीन शेयर करिए मैंने। अब स्क्रीन में कोई दिक्कत आती है तो आप लोग खुद भी बोल सकते हैं कि सर देयर इज सम प्रॉब्लम इन स्क्रीन। क्योंकि कई बार क्या होता है, ये आप डिस्प्ले टाइम जो होता है वो खत्म हो जाता है, तो बोलते बोलते अगर अपन इस मैटर को अपन एज इट इज नहीं पढ़ते हैं और डिस्प्ले टाइम खत्म हो जाता है, तो ये जो है वो स्विच वो डिस्प्ले आपकी जो है वो स्क्रीन शेयर होना बंद हो जाती है। तो हम ये कह रहे हैं, इस यहीं से देख रहे हैं, इसी स्लाइड में जरा ध्यान से देखिए। आप हमने आपको क्या कह रखा है, श्रोडिंगर इक्वेशन में हमने क्या करा है, एक वेव फंक्शन काम में लिया है। और वेव फंक्शन से पहले हम अभी थोड़ी देर पहले बता कर आए हैं आपको, श्रोडिंगर इक्वेशन में एक पार्टिकल होगा, पार्टिकल के साथ जो वेव एसोसिएटेड होगी उसको आप मैटर वेव से रिप्रेजेंट करेंगे, और मैटर वेव जो है उसका वेव फंक्शन जो होगा दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय साई। इट इज आल्सो द फंक्शन ऑफ आर एंड टी, वेयर आर इज पोजीशन वेक्टर एंड टी इज टाइम। अगर मान लीजिए किसी पार्टिकल की पोजीशन में चेंज कर दिया जाता है, तो पोजीशन में चेंज करेंगे तो पार्टिकल की पोजीशन या वेव की पोजीशन जो है दोनों पे डिपेंड कर रही है। तो टी टाइम बाद पार्टिकल की
R पोजीशन हो सकती है, R1 पोजीशन हो सकती है, R2 पोजीशन हो सकती है, whatever it is, बट चेंज किया जा सकता है अपन इसको, मतलब बिकॉज बोथ आर टू वेरिएबल ऑफ वेव फंक्शन। यहाँ देखें वेव इक्वेशन के बारे में हम क्या कह रहे हैं, देयर आर सम प्रॉपर्टीज और कंडीशन ऑफ श्रोडिंगर इक्वेशन। फर्स्ट हमने क्या लाइन कही है, द वेव इक्वेशन मस्ट बी लीनियर एंड होमोजीनियस। लीनियर और होमोजीनियस का मतलब क्या होगा, लीनियर तो जैसा कि अपन पढ़ते हैं, लीनियर तो आप लोग पहले भी इसमें मैथ्स में भी पढ़कर आए होंगे कि लीनियर मींस लीनियर मींस दैट द सॉल्यूशन टू इट, या लीनियर को आप क्या कहेंगे, इजी लैंग्वेज में आप कहें तो आप कह सकते हैं wave function can be added and multiplied by scalar to form a new solution। जैसे आपको अगर कहा जा रहा है कि सॉल्यूशन जो है वो लीनियर आ रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, अगर if psi1 and psi2 are two solution of wave equation, then we can also write a psi1 plus b psi2, it is also a solution of wave function। ठीक है, आगे अपन इसको करके भी आएंगे, देख के भी आएंगे, पहली बात। दूसरी बात, इसने एक शब्द काम में क्या लिखा है, होमोजीनियस। होमोजीनियस का मतलब क्या होगा कि समान रूप से हो, या होमोजीनियस का मतलब आप क्या कहेंगे, ए वेव फॉर विच द सरफेस ऑफ कांस्टेंट फेस एंड ऑफ कांस्टेंट एम्पलीट्यूड कोइंसाइड। मतलब वो वेव जिसका कांस्टेंट एम्पलीट्यूड हो और कांस्टेंट जो है फेस हो, अगर वो कोइंसाइड कर रही है, देन दैट वेव इज होमोजीनियस। तो ये तो इन दोनों की अलग अलग अपन ने डिफाइन करा है, आप इसे एक बार पढ़ना, कोई दिक्कत हो तो पूछना। तो हम क्या कहेंगे, वेव इक्वेशन जो भी आपकी आएगी दैट मस्ट बी लीनियर और होमोजीनियस, सो दैट इट सॉल्यूशन कैन बी सुपर इम्पोज। अभी हम कहकर ही आए हैं कि अगर दो सॉल्यूशन आ रहे हैं, तो दो सॉल्यूशन आ रहे हैं साई वन और साई टू, तो उनका सुपर इम्पोजिशन आता है ए साई वन प्लस ए साई बी साई टू, that will be also a solution of wave equation। अगर साई वन साई टू सॉल्यूशन है, तो हमने जो सुपर इम्पोजिशन करा है वो भी सॉल्यूशन होना चाहिए। ठीक है, और अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है, तो ये आपको ये कंडीशन जो है दैट विल इजीली एक्सप्लेन द फिनोमिना ऑफ इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, सभी चीजों को आसानी से जो है, और इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ वेव पैकेट्स, जो भी है कंस्ट्रक्शन ऑफ वेव पैकेट, इनको जो है वो इजीली एक्सप्लेन कर पाएगी। वेव पैकेट क्यों, क्योंकि अपन क्या कह रहे हैं, मैटर वेव्स। मान लीजिए हम ये कह रहे हैं कि कोई पार्टिकल है, उसके साथ जो है लैम्डा वेवलेंथ की एक वेव जो है एसोसिएटेड है और वो मूव कर रही है, तो लैम्डा वेवलेंथ की वेव तो एसोसिएटेड होगी, लेकिन वो वेव पैकेट के रूप में होगी। वेव पैकेट के रूप में मतलब लैम्डा से हो सकता है कोई स्मॉल वेरिएंट में कम भी हो, और कोई स्मॉल वेरिएंट के रूप में कम ज्यादा भी हो, तो वो वेव ने बन के वेव पैकेट के रूप में जो है वो मूव होगी। या आप ये कह सकते हैं लैम्डा माइनस डी लैम्डा के रूप में भी वेव पैकेट में वेवलेंथ जो है वो तीन तरह से हो सकती है। आइदर इन आइदर वेवलेंथ कैन बी वेवलेंथ इज लैम्डा, और लैम्डा माइनस डी लैम्डा, और लैम्डा प्लस डी लैम्डा, वेयर डी लैम्डा इज द स्मॉल चेंज इन लैम्डा, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो आप क्या कहेंगे कि वेव पैकेट जो होगा, वेव एसोसिएटेड न होके वेव पैकेट एसोसिएटेड मान सकते हैं आप उसमें। और वेव पैकेट इस तरह से होगा कि पार्टिकल और फोटोन जो है वो उसी पैकेट के अंदर पार्टिकल और फोटोन जो है हम कह रहे हैं उस पैकेट के अंदर ही पाया जा रहा है, और नेग्लिजिबल है इधर उधर। उस पैकेट के अलावा, जो वेव पैकेट के अलावा जो पार्टिकल पाया जा रहा है, दैट इज नेग्लिजिबल। और थर्ड देखें आप, कोफिशिएंट ऑफ वेव फंक्शन। कोफिशिएंट ऑफ वेव फंक्शन में क्या होगा, आपको कई सारे वेव फंक्शन दे रखे होंगे, जैसे हम अभी तक बात करके आए, इक्वेशन में देखेंगे भी अभी अपन जब पढ़ेंगे, तो कई सारे वेव फंक्शन होते हैं, जैसे एच क्रॉस वी ऑलरेडी
we already explained that h cross is equal to h upon m pi, h cross is equal to h upon 2 pi। मान लीजिए अब कई सारे वेव इक्वेशन जो होगी उसमें कई सारे कोएफिशिएंट जो हैं वो काम में भी लेंगे अपन, पहली बात। या दूसरे ये भी कह सकते हैं कि उनमें जो है कई सारे कोएफिशिएंट यूज भी होंगे। तो आप क्या कह सकते हैं, दी the coefficient of wave function may be wave function नहीं, sorry, the coefficient of wave equation may be h cross is also a constant, m naught is mass of the particle, q is charge of the particle, and not the parameter of the particle such as momentum, energy, angular frequency, propagation constant, because when wave packet is formed by superposition of different solution of wave equation, the different values of E and P should not produce any problem in it। तो हम ये कहते हैं कि जो है वो कुछ चीजें तो कांस्टेंट रहेगी। फॉर एग्जांपल जो है एच क्रॉस ई नॉट, एम नॉट, एच क्रॉस ई और एम। तो एच क्रॉस जो है वो तो एक कांस्टेंट के रूप में है, इसलिए जो है उसकी वैल्यू थ्रू आउट द इक्वेशन जो है वो सेम रहेगी। एम नॉट मास ऑफ द पार्टिकल है तो उसकी भी सेम रहेगी, लेकिन एनर्जी और मोमेंटम जो है वो चेंज होते रहेंगे उसकी अलग अलग वैल्यूज के लिए। तो वह ई नॉट और एम नॉट जो है, ई नॉट और पी नॉट जो है वो अपन अलग अलग पोजिशन के लिए निकाल के बताएंगे बाद में। अब देखें, अपने यहाँ डिटेल स्टडी नहीं है क्योंकि इस टॉपिक की अपने को 13 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, अपना पेपर बड़ा रहता है, और इसलिए इसने जो है डायरेक्ट अपने को वेव फंक्शन दे रखा है, तो अपन इसको डायरेक्ट ही काम में लेते हैं। मींस अगर कोई पार्टिकल फ्री पार्टिकल मूव कर रहा है देन वेव function can be represented as psi of xt, it should be equal to a cos kx minus omega t, or it can be explained as psi of xt, it is equal to a sin kx minus omega t। और आप ये बच्चों पढ़कर आए हैं पहले कि साइन जो ये जो वेव होती है अगर उसको आप एक्सपोनेंशियल में बना के देखें तो साइन या कॉस किसी भी रूप में आप उसको बना सकते हैं, पहली बात। दूसरा, साइन और कॉस में 90 डिग्री का फेस एंगल रहता है, कॉस जो है वो साइन से 90 फेस एंगल आगे रहती है, मीन साइन 90 प्लस थीटा इट इज इक्वल टू कॉस थीटा। ठीक है, तो ये फोन का क्या चक्कर है, कोई बात नहीं, सब सही है। ठीक है, तो आप क्या कह रहे हैं कि आप उसको साइन के रूप में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वेव फंक्शन को कॉस के रूप में भी कर सकते हैं, और तीसरी बात यह है आप इसको दो तरीकों से देख सकते हैं। पहली बात कि साइन और कॉस जो है एक फेस एंगल से चेंज रहते हैं, 90 डिग्री के फेस एंगल में अपन इसको लिख सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात यह है अगर आप इसका आपने अगर इसको एक्सप्लेन करा है, अपन करते थे कि आप जो है एक्सपोनेंशियल के रूप में अगर चाहें तो साइन और कोसाइन को भी लिख सकते हैं, तो साइन और कोसाइन को कह सकते हैं, तो आप क्या कह सकते हैं कि चाहे तो इसको लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में एक्सपोनेंशियल के रूप में भी डिफाइन कर सकते हैं। तो वेव फंक्शन में भी आइदर इन साइन थीटा और कॉस थीटा और एक्सपोनेंशियल, लेकिन अपने को यहाँ क्या है, साइन और कॉस लेंगे तो अपनी मैथमेटिक्स जो है वो टिपिकल हो जाएगी, इसलिए अपन जनरली क्या करते हैं क्वांटम मैकेनिक्स में एक्सपोनेंशियल के रूप में आप इसको काम में ले सकते हैं। और एक्सपोनेंशियल के रूप में जब वेव फंक्शन अपन काम में लेते हैं तो ये जो है वो सॉल्यूशन रहते हैं, सॉल्यूशन है साइज जो है उसका, साइज जो है वेव फंक्शन उसको जब आयोटा के रूप में अपन इसके रूप में काम में लेते हैं एक्सपोनेंशियल के रूप में, तो उसका डिफरेंशिएशन आसानी से निकल जाता है, इंटीग्रेशन आसानी से निकल जाता है, इसलिए हम इसको एक्सपोनेंशियल के रूप में ही काम में लेंगे ताकि अपनी आगे जाके मैथ्स जो है वो टिपिकल ना हो। ठीक है, और ये जो निकालना है दैट इज सेपरेट पार्ट
फ्रॉम द सिलेबस तो आपको जो है अलग से भिजवा दिया जाएगा। फॉर योर नॉलेज, अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो एक बुक भी मैंने आपको भिजवाई है, उसमें भी आपको डिटेल स्टडी दे रखी है। आप उस बुक को भी चाहें तो पॉइंट टू पॉइंट पढ़ सकते हैं, जो भी आपके सिलेबस का पार्ट है या जो भी आप एक्सटर्नल नॉलेज के लिए पढ़ना चाहते हैं, और उसमें से देख सकते हैं कि ये वेव फंक्शन हमने यही क्यों लिया है। उसके भी कई सारे कारण उसमें वहां पर मिल जाएंगे। लेकिन अपने सिलेबस, अपने पास टाइम कम है, अपने को क्वेश्चन 13 मार्क्स का है, इसलिए इस क्वेश्चन को ज्यादा बड़ा नहीं कर रहे। हम सीधे ये कह रहे हैं कि आप चाहें तो साइन कॉस में ले सकते हैं वेव फंक्शन, और चाहें तो लीनियर कॉम्बिनेशन में ले सकते हैं। क्योंकि अगर जब हम आपको एक्सपेंड करते हैं एक्सपोनेंशियल को, तो वो साइन और कोसाइन का ही जो है के रूप में ही एक्सपेंड करते हैं। तो हमें यहाँ तो ये बात आ गई कि साई को चाहे तो साई ऑफ आर टी या एक्स टी, एक्स टी लिखा है मीन्स साई इज द फंक्शन ऑफ एक्स एंड टी। एक्स मतलब सिंगल डायमेंशंस का ही है। और आप इसको कैसे लिख रहे हैं, ए ऑफ एक्सपोनेंशियल आयोटा के एक्स माइनस ओमेगा टी। और अब आप देख सकते हैं यहाँ पर के जो है प्रीवियस क्लासेस में हम पढ़कर आए, के इज प्रोपोगेशन कांस्टेंट, और के की वैल्यू जो होती है वो आप क्या करके आए हैं, 2 पाई बाई लैम्डा। और लैम्डा एज पर डी ब्रोगली क्या होगा, एच अपॉन पी। एच अपॉन पी लिखेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 पाई बाई एच ऑफ पी। अब अगर आप इसे ढंग से देखें तो ये वैल्यू क्या बनकर आ रही है, पी अपॉन एच क्रॉस। तो आप ये कह सकते हैं, इन्हें होल आप क्या कहेंगे कि वैल्यूज ऑफ के इज इक्वल टू पी डिवाइडेड बाय एच क्रॉस। तो आपको क्या है, हर चीज शॉर्ट में अपन कर रहे हैं ताकि अपनी मैथमेटिक्स जो है वो आगे जाके टिपिकल नहीं हो। और बाद में जब आपको ये वैल्यूज रखनी है तो आप वैल्यूज उसमें इक्वेशन में रख सकते हैं और आप अपनी वैल्यू निकाल सकते हैं। इफ के इज equal to P upon H cross, then we can say that P is equal to H cross K। तो अपने पास मोमेंटम की जो वैल्यू निकल कर आती है, that is equal to H cross upon K, and H cross is a constant which we have already discussed। Value of H cross is H upon 2 pi। It is a constant। Then we will नेक्स्ट पैरामीटर आपको क्या कह रखा है, ए ऑफ एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल आप जानते हैं e टू द पावर के रूप में आप लिखेंगे। आयोटा हमें पता है इमेजिनरी पार्ट है, के हमें पता है प्रोपोगेशन कांस्टेंट है, उससे हमने मोमेंटम का रिलेशन निकाल ही लिया है, p इक्वल टू एच क्रॉस के। एंड x इज ए कॉन्स्ट, x इज ऑल्सो ए पोजिशन वेक्टर। ओमेगा is angular frequency। When we find about omega or angular frequency, we can say omega is equal to 2 pi nu, or 2 pi nu, as we know that E equal to h nu, then nu equal to E upon h. By putting the value of nu, we can say that value of equation can be written as 2 पाई E अपॉन एच। अब जरा अपन ध्यान से देखें तो अपनी वही वैल्यू यहाँ पर बनकर आई है। एच अपॉन 2 पाई को वी कैन राइट एज एच क्रॉस, सो वी कैन से ओमेगा इक्वल टू ई अपॉन एच क्रॉस। जैसे हमने इन द लास्ट इक्वेशन वी हैव फाइंड P equal to h cross k, and in this equation we can say that E equal to h cross ओमेगा। ठीक है, देन वी हैव वी, तो आप क्या कहेंगे, हमें दो इक्वेशन मिली है, एक मोमेंटम के लिए और इक्वेशन इज p इक्वल टू एच क्रॉस के, और एक एनर्जी के लिए E इक्वल टू एच क्रॉस ओमेगा। और यही वैल्यू अपन काम में लेंगे बाय पुटिंग द वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 2। वी हैव बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ के वैल्यू, के की वैल्यू क्या बन रही है, इफ p is equal to h cross k, then value of k is p by h cross, and value of omega is equal to e by h cross. By putting the value, we have p by h cross and e by h cross. By
जो चीज कॉमन आ रही है आप लोग देख सकते हैं, इसमें आयोटा एच क्रॉस कॉमन आ रहा है तो हमने कॉमन ले लिया। देन इक्वेशन कैन बी रिटर्न एज साई ऑफ एक्स टी इट इज इक्वल टू ए e टू द पावर आयोटा अपॉन एच क्रॉस पी एक्स माइनस ई टी। सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 3। यहाँ आपको क्या कहा गया है, हम इसको फिजिक्स में जब भी इसको स्टडी करेंगे तो क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम में हमें जो है डिफरेंशियल इक्वेशन के रूप में इसकी स्टडी करनी पड़ेगी। तो डिफरेंशियल इक्वेशन आपका जो है पहले भी 12th का कुछ पार्ट रह चुका होगा उसमें, और जो है फर्स्ट ईयर में भी आप लोगों की डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ाई जाती है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन, बिकॉज द डिफरेंशियल इक्वेशन इज द पार्ट ऑफ मैथमेटिक्स, so we are not discussing about differential equation। सपोज अब यहाँ देखें अपन क्या कर रहे हैं, हम जैसे न्यूटन से इक्वेशन बनाई थी हमने, वैसे ही यहाँ हम श्रोडिंगर इक्वेशन बना रहे हैं। श्रोडिंगर इक्वेशन बनाने में आपको क्या करना पड़ेगा, बिकॉज जस्ट मिनट बच्चा, यहाँ देखें वेरिएंट जो है वो दो चीजें हैं। वेरिएबल जो हैं, साई के वेरिएबल दो हैं, एक एक्स और एक टी। तो इसका मतलब साई जो चेंज हो रहा है वो एक्स और टी के कारण, टी के रेस्पेक्ट में चेंज हो रहा है। तो एक बार इन दोनों के रेस्पेक्ट में चेंज हो रहा है तो वी कैन से दैट दी इफ साई इज वेरिएबल ऑफ एक्स एंड टी, देन आप क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करें। अगर आप रेट ऑफ चेंज ऑफ आप साई क्या निकाल सकते हैं, विथ आइदर विथ रेस्पेक्ट टू एक्स और विथ रेस्पेक्ट टू टी। तो सबसे पहले हम विथ रेस्पेक्ट टू टी करते हैं। तो बाय डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन नंबर 3 विथ रेस्पेक्ट टू टी वी हैव, अब इसको देखें हमने यहाँ पर जो लिया था साइन और कॉस के रेस्पेक्ट में लेके ई की पावर में इसलिए लिया था क्योंकि इससे मैथमेटिक्स भी थोड़ी सी आसान हो जाएगी। तो बाय डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू टी वी हैव डेल साई ओवर डेल ऑफ टी इट इज इक्वल टू माइनस आयोटा ई अपॉन एच क्रॉस, और अंदर वाली टर्म जो रहता है रह जाएगी, जैसे ई की पावर 2x का करते हैं अपन डिफरेंशिएशन तो क्या होगा 2e की पावर 2x। सिमिलर यहाँ पर भी वही कंडीशन रहेगी, माइनस आयोटा ई अपॉन एच क्रॉस, और अंदर वाली टर्म एज इट इज ए ई टू द पावर आयोटा डिवाइडेड बाय एच क्रॉस पी एक्स माइनस ई टी। अब यहाँ अंदर की पावर अंदर जो लिखा है that can also be written as psi, then the equation gives minus iota e upon h cross of psi। अब देखिए जरा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं और ट्रांसपोज कर रहे हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और तो इक्वेशन जो है इक्वेशन कैन बी कन्वर्टेड इन ई साई इक्वल टू, बाय क्रॉस मल्टीप्लाई equation can be converted as E psi it is equal to minus h cross upon iota del psi upon del t। अब बच्चों यहाँ जो है ऊपर नीचे आयोटा से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो आप क्या लिखते हैं, ऊपर तो लिखेंगे क्या आयोटा एच क्रॉस डेल साई अपॉन डेल टी, और नीचे क्या होगा आयोटा स्क्वायर आ जाएगा तो माइनस आ जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो इक्वेशन कैन बी कन्वर्टेड एज iota h cross del psi over del t। Then we have equation number, suppose this is equation number 4, and we can write as E psi is equal to iota h cross del psi upon del t। अब ये क्या है, एक तरह से उसकी टोटल एनर्जी है। टोटल एनर्जी अपने को जब अपन लास्ट में एक इक्वेशन बनाएंगे कि टोटल एनर्जी इज द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, और उसमें ये वैल्यूज पुट कर देंगे तो आपके पास टोटल एनर्जी की वैल्यू निकल के आ गई है। टोटल एनर्जी ई ऑफ साई कैन बी रिटर्न एज आयोटा एच क्रॉस डेल साई ओवर डेल टी, एंड दिस इक्वेशन इज नोन एज इक्वेशन नंबर 4। आगे देखते हैं। तो ये जर्नलाइज फॉर्म ऑफ वेव इक्वेशन जो है जो अपन लेते हैं
वो आप अब तक तो आपने क्या करा था सर, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, इक्वेशन नंबर 4 हो गया था ना। अब यहाँ देखें जरा, एक स्लाइड आगे आपने मूव हो गई, तो आप क्या कहेंगे, पार्टिकल जो है, अच्छा टोटल एनर्जी ऑपरेटर इस अपन ने लिखा नहीं और पहले टोटल एनर्जी ऑपरेटर दे दिया, कोई बात नहीं। टोटल एनर्जी ऑपरेटर बेटा कल मैं दूसरी स्लाइड में आपको बताऊंगा, लेकिन टोटल एनर्जी ऑपरेटर जो रहता है, क्योंकि अपन प्रीवियसली तो डिस्कस करके आए हैं, लेकिन इसकी डिटेल बतानी थी मुझे, तो डिटेल अपन बताएंगे। पार्टिकल की टोटल एनर्जी ऑपरेटर जो रहता है, दैट कैन बी रिटन एज आयोटा एच क्रॉस डेल बाई डेल टी। और जब अपन यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड पे ई ऑफ साई है, यहाँ ई क्या है, ई कैन बी रिटन एज टोटल एनर्जी, और टोटल एनर्जी। और हम कह के आए हैं कि जब इस ई को, ई मतलब ऑपरेटर, जब इस ऑपरेटर को साई पे अप्लाई करेंगे तो अपने को जो है ऑपरेटर की वैल्यू मिलेगी। और जो ऑपरेटर था उसे हमने कल क्या कहा था, कैपिटल एफ और स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट करा था, और कैपिटल एफ जो कह रहा था वो कहला रहा था आइगन एनर्जी, और ये जो कहला रहा था वो कहला रहा था राइट हैंड वाला आइगन वैल्यूज। तो आप जब कैपिटल ई की वैल्यू यहाँ रखते हैं, देन इट कैन बी सेज एट आयोटा एच क्रॉस डेल बाई डेल टी। तो यहाँ लेफ्ट हैंड साइड पे हमने ये वैल्यू रख दी है, आयोटा लेफ्ट हैंड साइड देखो क्या है, ई है ना, तो ई की जगह वैल्यू रख दी आई एच क्रॉस डेल बाई डेल टी। और आई एच क्रॉस डेल बाई डेल टी जब हमने रखी तो वैल्यू क्या होगा, आई एच क्रॉस से, आई एच क्रॉस जो है वो, जस्ट मिनट, अच्छा उससे पहले बच्चों ये कर लेते हैं देखो, ताकि एक सीक्वेंस में अपन चलते रहें। हमारे पास जो है ये साई जो है ना, इक्वेशन नंबर 3, दैट इज दी, दैट इज डिपेंडेंट ऑन टू वेरिएबल, वन इज डिपेंडिंग, वन डिपेंडेंट वेरिएबल इज एक्स पोजीशन वेक्टर एंड अनदर इज टी। तो हमने जब टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लिया, तो एक बार एक्स के रेस्पेक्ट में और कर लेते हैं, ठीक है। तो एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, ऊपर जो दो लाइनें लिखी है ना उसको अभी छोड़ देना, उसको अपन आगे काम में लेंगे। तो यहाँ जो, इसीलिए वो मैं कह रहा था अभी समझाया, अपन ने डिटेल स्टडी नहीं करी है। तो यहाँ जब आप इसको एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो क्या होगा, डेल साई ओवर डेल एक्स, और राइट हैंड पे क्या आएगा, माइनस का, अच्छा माइनस नहीं आएगा सॉरी, और राइट हैंड साइड में क्या होगा, आयोटा पी अपॉन एच क्रॉस, और अंदर क्या रहेगा, ए ई टू द पावर आयोटा एच क्रॉस पी एक्स माइनस ई टी। तो देखो यही आया है, और हमने यहाँ क्या रखा, ये जो अंदर आया था राइट हैंड साइड में उसको साई रख दिया था। तो आपकी वैल्यू जो आई वो आई डेल साई ओवर डेल एक्स आयोटा अपॉन एच क्रॉस पी ओवर साई। अब वैल्यू पी साई की निकालेंगे, जैसे ई साई की निकाली है वैसे पी साई की निकाल लेंगे। तो पी साई की वैल्यू निकालेंगे तो वैल्यू क्या होगी, क्रॉस मल्टीप्लाई से पी साई कैन बी रिटर्न एज एच क्रॉस अपॉन आयोटा डेल साई ओवर डेल एक्स। अब अपन राइट हैंड साइड में आयोटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने को माइनस मिल जाएगा, और आप राइट हैंड साइड को क्या लिखेंगे, माइनस आयोटा एच क्रॉस डेल साई ओवर डेल एक्स। ठीक है, दिस इज सपोज इक्वेशन नंबर 5। अब बच्चों तुम अगर यहाँ से देखो, यहाँ देखें अपन एक जनरल फिनोमिना निकल के आ रहा है, इक्वेशन 4 को देखें जरा अपन, आयोटा को जब अपन नीचे से ऊपर ले जाते हैं तो आप आयोटा को अपन जैसे माइनस में 1 अपॉन आयोटा था, तो आपने क्या करा, ऊपर नीचे आयोटा से मल्टीप्लाई करा, और ये आयोटा ऊपर चला गया तो ये प्लस का हो गया। तो आप इसको चाहें तो एक कंसाइज फॉर्म में भी कह सकते हैं कि नीचे से आयोटा जब ऊपर जाता है या ऊपर से नीचे आता है तो साइन चेंज हो जाता है। यहाँ देखो नीचे वाला जब ऊपर गया तो माइनस की जगह प्लस आ गया, और यहाँ जो है प्लस वाला आयोटा इक्वेशन नंबर 4 5 से ऊपर वाली टर्म में
प्लस वाला आयोटा जो था, जो डिनोमिनेटर में था, वो जब ऊपर जाता है, या तो आप ये करो कि हर बार ही आयोटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो, या आप समराइज रूप में ये भी कह दीजिए कि जब अपन आयोटा को ऊपर से नीचे ले जाते हैं या नीचे से ऊपर लाते हैं तो उसका साइन चेंज हो जाता है। देखो अब जैसे यहाँ पर भी राइट हैंड साइड में मैंने तुम्हें बताया, ऊपर नीचे आयोटा से मल्टीप्लाई करा, तो आप ये कहेंगे कि आयोटा एच क्रॉस डिवाइडेड बाय आयोटा स्क्वायर डेल साई ओवर डेल एक्स। लेकिन आप चाहें तो इसको दूसरे तरीके से एक सिंगल लाइन में ये कह सकते हैं कि आयोटा को अगर आप डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर में या न्यूमिनेटर से डिनोमिनेटर में ले जाते हैं तो उसका साइन चेंज हो जाता है। जैसे यहाँ पर देखो नीचे से ऊपर ले गए तो अपने आप साइन चेंज हो गया। इससे क्या है, अपने को थोड़ा सा स्टेप स्टेप कटिंग करके अपन चल सकते हैं थोड़ा सा आगे। बात समझ में आएगी या नहीं आएगी? Say something, anybody, yes or no? बोलो बोलो। यस सर। दोबारा बता रहा हूं मैं, अपन आयोटा का अगर डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर पे या न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर मतलब नीचे से ऊपर ले जाते हैं या ऊपर से नीचे लेकर आते हैं तो आप साइन अपोजिट कर सकते हैं, पहली बात। और वो अगर आप नहीं करोगे तो फिर आप वही करते रहो जो ट्रेडिशनल मेथड से करके आए हो। ऊपर नीचे आयोटा से मल्टीप्लाई करो, आयोटा से मल्टीप्लाई करने पे जहाँ आयोटा का स्क्वायर हो रहा है वहां पर -1 कर दो। और यहाँ पर नहीं तो इक्वेशन 5 से ऊपर देखो आप, उस इक्वेशन में नीचे आयोटा है और आयोटा के आगे कोई साइन नहीं है, तो उसको जब ऊपर ले जा रहे हैं तो प्लस का मतलब उसके आगे कोई साइन नहीं है, इसका मतलब प्लस है। ऊपर ले जाओगे तो माइनस का कर दो। तो वो आपको जो है वो बार बार प्रोडक्ट से जो है वो करना नहीं पड़ेगा। तो आपका जैसे वो टोटल एनर्जी ऑपरेटर आया था, वैसे ये जो निकल कर आया है पी ऑफ साई, आइदर पी ऑफ साई और पी। यहाँ पर भी देखें जरा, पिछली बार जो अपन ने निकाला था ई ऑफ साई, जो निकल कर आया था ना आयोटा एच क्रॉस इक्वल टू डेल साई ओवर डेल टी। अब यहाँ से दोनों साइड से अपन साई हटा सकते हैं, तो ई की वैल्यू क्या निकल कर आई, आयोटा एच क्रॉस डेल बाई डेल टी, साई हटाने पर। और हमारी ऊपर की जो दो लाइनें थी जिसको मैं कह रहा था बाद में बताएंगे अपन, वो कह सकते हैं अपन ई कैन बी रिटर्न एज ए टोटल एनर्जी ऑपरेटर और एंड इट्स वैल्यू इज आयोटा एच क्रॉस डेल बाई डेल टी। यही निकल कर आ रही है, दोनों तरफ से साई हटा दिया तो। और देखो ये लाइन मैंने ऊपर लिखी है कि पार्टिकल कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय डिफरेंशिएशन ऑपरेटर आयोटा एच क्रॉस डेल बाई डेल टी एंड इट इज कॉल्ड टोटल एनर्जी ऑपरेटर। और यहाँ पर जो वैल्यू निकल कर आई है पी की, वो भी क्या निकल कर आई है, माइनस आयोटा एच क्रॉस, साई हटा रहे हैं दोनों तरफ से, डेल बाई डेल एक्स। ये किसकी निकल कर आई है, मोमेंटम की। तो आप इसको क्या कह सकते हैं, मोमेंटम ऑपरेटर। मतलब ऑपरेटर का मतलब ये रहेगा जब भी इसको किसी वेव फंक्शन पे ऑपरेट कराएंगे तो आपकी ये वैल्यू आप अपने आप रख देंगे राइट हैंड साइड पे। ठीक है, अब इसको देखें जरा, दोबारा डिफरेंशिएट कर रहे हैं इसी टर्म को, इक्वेशन नंबर 5 को। तो बाय अगेन डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन, जो वैल्यू थी ना अपनी इक्वेशन नंबर 5, ऊपर वाली ना इक्वेशन को वैल्यू दे के नंबर दे देते तो बेटर रहता। तो अपन जो ये वैल्यू देकर आए ना, डेल साई ओवर डेल एक्स इट इज इक्वल टू आयोटा अपॉन एच क्रॉस पी ऑफ साई, इसको दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, डेल स्क्वायर लेफ्ट हैंड साइड, डेल स्क्वायर साई ओवर डेल एक्स स्क्वायर इट इज इक्वल टू आयोटा स्क्वायर अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर पी स्क्वायर ऑफ साई। आयोटा स्क्वायर मींस माइनस, तो आपने यहाँ जो लिखा है मैंने वो क्या लिखा है, डेल स्क्वायर साई डिवाइडेड बाय डेल ऑफ एक्स स्क्वायर इट इज इक्वल टू माइनस पी स्क्वायर अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर ऑफ साई। ठीक है, ये दूसरी बार डिफरेंशिएट कर रहा है, दिस इज जस्ट ए सिंपल थिंग। तो आप क्या कहेंगे, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पी स्क्वायर साई। जैसे पी साई निकाला था, पी निकाल दिया आपने मोमेंटम ऑपरेटर, वैसे ही आप क्या कहेंगे कि पी स्क्वायर साई की वैल्यू जो है इट इज इक्विवेलेंट टू माइनस एच क्रॉस स्क्वायर डेल स्क्वायर साई डिवाइडेड बाय डेल ऑफ एक्स स्क्वायर। दोनों तरफ से साई अगर हटाते हैं, जो ऑपरेटर है उसके आगे जो हमने ऑपरेट करने के लिए वेव फंक्शन लगाया था वो हटाते हैं, तो पी स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी,
P square can be represented as minus h cross square del square upon del of x square, and it is, और इसको भी क्या कहेंगे, इसको भी एक ऑपरेटर से रिप्रेजेंट करेंगे, लेकिन ये ऑपरेटर आया क्या है, मोमेंटम के स्क्वायर का ऑपरेटर आया है. देन दिस ऑपरेटर कैन बी रिप्रेजेंटेड एज कॉरस्पॉन्डिंग स्क्वायर ऑफ मोमेंटम ऑपरेटर, या ऊपर वाले को हमने मोमेंटम ऑपरेटर कहा तो इसको क्या कह सकते हैं, स्क्वायर ऑफ मोमेंटम ऑपरेटर. ठीक है, तो अपने पास जो टोटल एनर्जी, एज वी नो दैट दी टोटल एनर्जी इज द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी. टोटल एनर्जी ई से रिप्रेजेंट करते हैं, काइनेटिक एनर्जी को हाफ एम वी स्क्वायर से रिप्रेजेंट करते हैं, ऊपर नीचे एम से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो वैल्यू क्या आ जाती है, 1/2 एम अपॉन, जब अपन दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे काइनेटिक एनर्जी, इट इज इक्वल टू हाफ, एक मिनट रुकना बेटा, हाफ के की वैल्यू रहती है हाफ एम वी स्क्वायर. हाफ एम वी स्क्वायर में अगर अपन ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू हो जाएगा एम स्क्वायर वी स्क्वायर, नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 1/2m. तो आप क्या लिखेंगे, आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी की, एम स्क्वायर वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2m. एम स्क्वायर वी, एज वी नो दैट द वैल्यू ऑफ लीनियर मोमेंटम p is equal to mv, then we can written as m square v square as p square. Then by solving it we get p square divided by 2m. So we can easily say that value of kinetic energy is p square divided by 2m, and value of potential energy can be represented as v. ये हम क्लासिकल मैकेनिक्स में कर कर आते हैं, तो बाय पुटिंग दी वैल्यू फ्रॉम, आप क्या करेंगे, प्रीवियस इक्वेशन में जो आपने वैल्यू लिखी है, तो आपने वहां पर काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू जो लिखी ई टोटल ने, अब यहाँ पर एक ऑपरेटर जो है, एक ऑपरेटर है, और से आप मल्टीप्लाई कर देते हैं, ई ओवर साई इक्वल टू पी स्क्वायर बाई 2m ओवर साई प्लस वी ओवर साई. अब यहाँ पर वैल्यू रख लेते हैं ई की, पी स्क्वायर की, और ई की और पी स्क्वायर की. तो इक्वेशन अपने पास क्या आती है, आयोटा एच क्रॉस डेल बाई डेल टी साई ऑफ एक्स टी माइनस इट इज इक्वल टू माइनस एच क्रॉस स्क्वायर बाई 2m साई ऑफ एक्स टी प्लस वी ऑफ साई एक्स टी. ठीक है, दिस इज द टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन फॉर वन डायमेंशनल पार्टिकल. एक ही पोजीशन लिए ना अपन ने, सिंगल एक्स, तो आप क्या कहेंगे, वन डायमेंशनल पार्टिकल के लिए ये जो है वो श्रोडिंगर इक्वेशन है. ठीक है बेटा, तो इसको जो है वो ढंग से कर लेना. कोई दिक्कत हो तो आप जो है नेक्स्ट क्लास में अपन शेयर, नेक्स्ट क्लास जो होगी उसमें अपन इसको डिस्कस कर लेंगे. आशीष, यस सर. हाँ बेटा वो कर दो. ओके सर.